नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी के लिए तीसरी बार की सत्ता कांटों भरा ताज बनती जा रही है। जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 10 साल पहले उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए कड़ी मेहनत और तैयारी कर रहा था, अब उसी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इशारों इशारों में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मोहन भागवत इशारों इशारों में ही सही, लेकिन मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले संघ चुनावों में जो आरएसएस है, जो पिछला चुनाव हुआ, उस चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन और मोदी के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को लेकर आगाह कर ही चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, यहां तक कि कर्नाटक के चुनाव के बाद आरएसएस के मुखपत्र में भी एक आर्टिकल लिखकर यह बताया गया था कि कैसे मोदी का चेहरा और हिंदुत्व ये दोनों अब काम नहीं करने वाला है। मोदी शासन में मणिपुर जैसे हालात बनने से लेकर कई फैसलों पर आरएसएस ने नाखुशी भी जाहिर की है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि अब विरोधियों की तरह संघ भी मोदी के बयान का मजाक उड़ा रहा है। झारखंड में दरअसल झारखंड में आज थे संघ प्रमुख मोहन भागवत और उन्होंने विकास और महत्वाकांक्षाओं पर एक लेक्चर दिया, भाषण दिया, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ने का अंत नहीं है। सुपरमैन बनने के बाद मनुष्य वहां रुकता नहीं है। उसे लगता है कि देव बनना चाहिए तो वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते हैं कि भगवान तो हमसे बड़ा है तो वो भगवान बनना चाहता है। पर भगवान कहते हैं कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो मैं एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा विश्व में व्याप्त बिना आकार यानी निराकार का रूप है, और इससे कह सकते हैं कि विकास का कोई अंत नहीं है। ये बात आज कह रहे थे मोहन भागवत। आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, मोहन भागवत की जुबानी, और ये बात क्यों यहां महत्वपूर्ण है, क्यों आज हम चर्चा में इस बात को लेकर आ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे आगे। लेकिन पहले सुनिए मोहन भागवत को। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है तो मनुष्य है, लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। तो खुद के विकास का कोई अंत नहीं है। आप मनुष्य रूप से निराकार तक और देवता तक, मनुष्य तक, विश्व रूप तक की बात यहां पर मोहन भागवत कह रहे हैं। इस बात में मोहन भागवत ने किसी का नाम तो नहीं लिया है दोस्तों, लेकिन इसे मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर गहरा तंज माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के वक्त कहा था कि उन्हें लगता है कि उनमें परमात्मा का अंश है और वे जैविक रूप से पैदा नहीं हुए हैं, यानी बायोलॉजिकल रूप से उनकी पैदाइश नहीं है। इस बयान का खूब मजाक उड़ा था, आप याद कीजिए, और अब इसमें शायद मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो विकास करते हुए सुपरमैन बन जाता है, वो देवता और फिर भगवान और फिर विश्व रूप में खुद को बदलना चाहता है।
भागवत के इस बयान से अब समझा जा सकता है दोस्तों कि मोदी के रहते हुए आरएसएस और बीजेपी में कितनी दूरी आ चुकी है। वैसे भी जेपी नड्डा ने, आपको याद होगा, कहा था चुनाव के दौरान ही कि आरएसएस की अब जरूरत उसे नहीं है, बीजेपी को अब उसकी जरूरत नहीं है, आरएसएस को की जरूरत नहीं है। तो क्या संघ भी यानी आरएसएस भी अब बीजेपी को अकेले छोड़ने के मूड में है? यह सवाल अब तेजी से तैर रहा है। और इधर एक और सवाल बीजेपी को परेशान किए हुए है दोस्तों, और यह सवाल है कि उसके साथी कब तक उसके साथ बने रहेंगे, यानी आरएसएस के साथी कब तक बीजेपी के साथ बने रहेंगे, और बीजेपी के भीतर जो बगावत उठी है उससे कैसे निपटा जाए। ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आरएसएस के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी है। इसीलिए हम यहां कह रहे हैं कि मोदी ने इस बार सत्ता की जगह कांटों के ताज को पहन लिया है। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सरकार और संगठन के नाम पर तलवारें खींची हुई हैं, और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस यहां किसके साथ खड़ा होता है। बीजेपी की खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दे दिया है। आज ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि मानसून ऑफर 100 लेकर आइए, सरकार बनाइए, यानी 100 सीट। ये सुबह सुबह अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया। उधर महाराष्ट्र में भी सियासी तूफान आया हुआ है। कल ही पिंपरी चिंचवाड़ में, आप याद होगा, ये नाम भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। पिंपरी चिंचवाड़ से अजित पवार के कई नेता, अजित पवार गुट यानी एनसीपी अजित पवार गुट, उस अजित पवार गुट के कई नेता शरद पवार के पास वापस लौट गए हैं। और आज पूर्व गृह मंत्री, जी हां, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक भी उनकी पार्टी का हिस्सा बनने में रुचि रखते हैं। अब देखिए, अजित पवार का जो एनसीपी है उसके कई नेता, कल 25 नेता वापस लौट आए शरद पवार गुट में, और आज अनिल देशमुख कह रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री, कि बीजेपी के भी कई विधायक हैं जो उनके साथ उनकी पार्टी का हिस्सा बनने में रुचि रखते हैं क्योंकि वे सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से निराश हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक भी वापस आएंगे। हालांकि शरद पवार तय करेंगे कि एनसीपी शरद पवार में किसे लिया जाएगा और किसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि ये शरद पवार को तय करना है। इधर बिहार आइए तो बिहार में जेडीयू, जी हां, जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू नेता और प्रदेश सचिव मोहम्मद इरफान ने गुरुवार को यानी आज जेडीयू के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर और एक नए नवेले राजनेता बने हैं प्रशांत किशोर, उनको ज्वाइन कर लिया है। अब क्या इस पार्टी का भविष्य है, ये प्रशांत किशोर से बेहतर वहां की जनता बताएगी। खैर, पार्टी में यानी कि जेडीयू में हुई टूट ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कमजोरी को दिखा रही है, और कमजोर नीतीश कुमार क्या मोदी को मजबूती दे पाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या अब आरएसएस ने भी मोदी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्या संघ के बिना सत्ता चला पाएगी बीजेपी, और 2-3 बातें, क्योंकि ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है कि आरएसएस इस बार नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहा है, आरएसएस इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, ये इस बात को हम लोग खारिज करते हैं। चुनाव में और किसी न किसी रूप में आरएसएस को बीजेपी चाहिए और बीजेपी को आरएसएस चाहिए। दोनों का डीएनए एक है। जी हां, दोनों के रिश्ते एक हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों का डीएनए एक है, और जब डीएनए एक है तो सब कुछ एक है। इसलिए दोनों उस हिसाब से अलग नहीं हो सकते। बात किसकी कर रहा हूं? आरएसएस और बीजेपी की। लेकिन जब आरएसएस और मोदी की बात आती है तो दोनों दो दिशा में क्यों दिखाई देते हैं, और क्यों आज भागवत का मोदी पर यह बड़ा हमला क्या कुछ कहता है जो अभी आप सुन रहे थे? क्यों आखिर मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया है, यह कह सकते हैं क्यों, ये सब समझते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और धनंजय कुमार जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। आरएसएस के मोहन भागवत का बयान अभी आपने सुन लिया, और ये झारखंड में बयान दिया इन्होंने,
और इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, बहुत सारी बातें मैं अपने इस प्रस्तावना में रख चुका हूं, जरा आपसे समझना चाहता हूं और यहां से उस महीन सी रेखा को अलग करने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए, जो अभी मैं आखिरी में रख रहा था कि आरएसएस और बीजेपी का डीएनए एक है, लेकिन आरएसएस और नरेंद्र मोदी ये दोनों दो दिशा में क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के कारण क्या बीजेपी परेशानी में फंस गई है? प्रेम कुमार जी, शुरुआत करते हैं आपसे। दरअसल अब आरएसएस की सोच राजीव जी इस रूप में होने लगी है कि नरेंद्र मोदी तो भस्मासुर साबित हो रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी मैजिक क्रिएट करते थे और बीजेपी को बहुत बड़ी पार्टी, बहुत मजबूत सरकार और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचाने वाले चमत्कारिक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, उन नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को अचानक आम लोगों से ऊपर कर लिया, नॉन बायोलॉजिकल बना लिया और अपने आप को देवता की तरह महसूस करने लगे। उनके वो समर्थक बड़े माने जाते थे, अच्छे माने जाते थे, जो उनको विष्णु का अवतार कहे, जो उनको देवता का अवतार करे, चाहे गिरिराज सिंह बोले, चाहे चंपत राय बोले, चाहे बाकी नेता, वो सब उनके कोठरी में करीब आते चले गए। तो इस बात को आरएसएस अगर स्वीकार कर ले तो फिर आरएसएस की अपनी अहमियत क्या रह जाती है? आरएसएस जो कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, जो वैचारिक रूप से धरातल तैयार करने का दावा करता है, जिसका दावा है कि राजनीति बीजेपी उनका पॉलिटिकल फ्रंट है, इस तरह से उसको देखता है, तो उस आरएसएस को नरेंद्र मोदी जी का ये व्यवहार, जो कि अपने आप को सबसे ऊपर बताना, देवता के समकक्ष रखना, ये कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो एक तरह से दूसरी बात यह है कि आरएसएस में नरेंद्र मोदी जी से सीनियर व्यक्ति मोहन भागवत जी के अलावा और कोई नहीं है, ये दोनों भी समकक्ष हैं। तो आरएसएस में आज वो लीडरशिप नहीं है जो नरेंद्र मोदी को डिक्टेट करे। तो जो कुछ था वो मोहन भागवत से जरूर नियंत्रित हो रहे थे, लेकिन अब मोहन भागवत जी की भी उन्होंने अनदेखी एक तरह से शुरू कर दी। तो ऐसे में आरएसएस बीजेपी को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। वह केंद्र में बीजेपी की ही सरकार भी चाहता है, लेकिन इतनी मजबूत और इतनी निरंकुश सरकार भी नहीं चाहता जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह या उनके दरबारी लोगों के हाथों में चला जाए और आरएसएस की कोई अहमियत ही न रह जाए। तो ये स्थिति बनी थी और बन रही थी, मजबूती से मजबूत हो रही थी। तो ऐसे में पहले भी आरएसएस ने ये बताने की कोशिश की थी कि बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी के दम पर अपनी चुनावी नैया को पार नहीं कर सकती। बीजेपी को सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करना होगा और एक व्यक्ति हमेशा चुनाव नहीं जिता सकता। ये एक तरह से सलाह भी थी और दूसरी तरह से देखें तो ये नियंत्रण से मुक्त करने की कोशिश भी थी कि एक आदमी के हाथ में पार्टी कहीं चली न जाए, ये भी कोशिश थी। फिर बाद में हुई मोहन भागवत ने समय समय पर बयान देकर के उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की, लेकिन तल्खी बढ़ती चली गई और तब चरम पर पहुंच गई थी जब जेपी नड्डा ने वो बयान दिया था, बहुचर्चित बयान, कि आरएसएस के संरक्षण की उनको जरूरत नहीं है। चुनाव के जब नतीजे आए तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी आरएसएस के खेमे में ही दिखी कि चलो कम से कम ये अपनी हैसियत में तो आए, वरना ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, आरएसएस की भी जरूरत नहीं समझ रहे थे। तो ये खुशी जो है विपक्ष तो महसूस कर ही रहा था, आरएसएस भी महसूस कर रहा था। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश की भी सियासत के संदर्भ में देखें तो वहां जो दो खेमे बंट रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का एक खेमे को साथ है। तो दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई में आरएसएस भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये मोहन भागवत ने वास्तव में नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है और इस हमले से उन्होंने मोदी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। और वो कुनबा, वो सोच, वो लोग जिनकी बातें दबी रह जाती थी, जो बोल नहीं पाते थे, पार्टी के भीतर, एनडीए के भीतर, सरकार में, संगठन में, हर तरह से देखा जाए तो उनको अब एक
ठौर मिल रहा है जहां से कि वो अपने आप को अपनी आवाज भी बुलंद कर सकते हैं, असंतोष भी रख सकते हैं। एक तरह से ये डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो रहा है कि चाहे तानाशाही जितनी भी आए, लेकिन डेमोक्रेसी अपना रास्ता जो है निकाल ही लेती है। तानाशाही के बरक्स डेमोक्रेसी हमेशा लड़ने के लिए खुद का रूप कुछ न कुछ परिवर्तित कर लेती है। इसे इस रूप में भी बहुत पॉजिटिवली हम देख सकते हैं। लेकिन एनडीए खेमे में ये एक ऐसा अवसर है जबकि अपोजिशन को इसका लाभ लेने के लिए व्यापक रणनीति के साथ आना चाहिए। जो विश्वास उसके अपने कार्यक्रम के द्वारा, अपने नारों के द्वारा उन्होंने पैदा किया है, जैसे आज की घटना है कि तेलंगाना में 2 लाख तक का कर्ज माफी हो गया। इंडिया की बात कर रहे हैं आप, इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, क्षमा कीजिए, इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो 2 लाख की कर्ज माफी हो गई, तो इंडिया गठबंधन अगर अपने आप को उस रूप में अपने कार्यक्रमों से, अपने व्यवहार से अगर मजबूत करता है, तो ये जो असंतोष है, वैचारिक दिवालियापन है, वैचारिक तकरार है, और तकरार इसलिए कि तानाशाही है और विचारों के साथ वो चल नहीं रहे, विचारों को धोखा दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, इसका मुकाबला करने के लिए जनता को भी एक ठौर दिखेगा कि नहीं, इंडिया गठबंधन को ही अपनाया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें लगता है बहुत अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां इंडिया गठबंधन और घटक दलों के लिए तैयार हो रही है। जी, आखिरी सेंटेंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के लिए और बाकी राजनीतिक दल जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां यहां निर्मित हो रही हैं आने वाले समय में। अभी आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार या थर्सडे जो कह लें, लेकिन आज से 4 दिन बाद जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होगा, और उसके बाद इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां हैं, विपक्षी दलों की जो तैयारियां हैं, वो धरातल पर दिखेंगी। क्योंकि इस बार खासकर राज्यसभा में इस बजट को पास कराना बहुत मुश्किल हो सकता है सत्तारूढ़ दल के लिए। लेकिन बजट और उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आज चर्चा कर रहे हैं आखिर मोहन भागवत ने भी, और वो भी उसी नॉन बायोलॉजिकल वाली कहानी पर क्यों आ गए, और क्या मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की राहें अलग अलग हो गई हैं, रास्ता दोनों का 2 दिशाएं बदल चुकी हैं, या दिशाएं एक हैं लेकिन जनता को दिखाने के लिए 2 अलग अलग चीजें हैं, यह समझना भी जरूरी है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे भी समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं मोहन भागवत का बयान। यहां सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर इसे हमला कहें, या अंदर खाने सब कुछ एक है, यह दिखाने के दांत हैं? जो बात आपने कही है दिखाने के दांत हैं। हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई रुदवाई, एक फिल्मी गाना है, वो याद आ रहा है। देखिए कैसे बातें करते हैं। आज देखिए पूरे देश भर में एकाधिक घटना ऐसी है जहां बीजेपी की सरकार पर आरोप लगे हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां लांछन नहीं बचे। रेल दुर्घटना हो गई, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योगी जी के राज में फेरी वाले, खोमचे वाले सबसे कहा गया कि दुकान पे लिखिए कि किस दुकानदार का कौन है, अपने कर्मचारियों के नाम लिखिए, मतलब छोटू, गोलू, मुन्ना सब लिखिए। ये लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखिए। पूरे देश में त्राही त्राही मच रही है। राजस्थान में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी गई, जिस पर बीजेपी वालों को आपत्ति हुई कि ये वाल्मीकि जी की कविता आपत्तिजनक है। कैसी कविता है जिसमें जातिवाद कहा गया है, इसे संसदीय विधानसभा की कार्रवाई से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया कि मानसून ऑफर चल रहा है, 100 आ जाओ और बना लो सरकार। जूते बिकते हैं, जूतों की सेल चलती है, कपड़ों की सेल चलती है, तमाम आइटम्स की सेल चलती है, पर उन्होंने ऑफर दे दिया कि मानसून ऑफर है, आ जाइए ले जाइए। 111 हमारे हैं, 100 तुम ले आइए, 211 हो जाएंगे, 202 चाहिए, हो जाएगी सरकार जी। यानी पूरे देश में आज थू हो रही है बीजेपी की। तो मोहन भागवत जी ने इशारा किया गया होगा, या उन्हें लगा होगा कि वो भी अपना कुछ दायित्व निभा लें, बचाने के लिए कोई ऐसी बात कह दें, फिर बाद में उसका अर्थ कुछ और निकाल लेंगे कि साहब हम तो, हमारा कहना तो ये। और एक बीजेपी के बारे में आरएसएस वाले जो भी बोलते हैं उसका एक ग्राफ चलता है। जैसे एक ग्राफ गया कि पहले उन्होंने भागवत साहब ने कुछ कहा,
फिर आरएसएस के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोई ना कोई कमेंट करेंगे, फिर भागवत साहब अपना बयान किसी और तरीके से पेश करेंगे कि नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के लिए मेरी बात नहीं थी, ये आम लोगों के लिए थी, इस तरह की बातें होंगी। फिर तब तक शरणम गच्छामी हो जाएंगे बीजेपी के लोग। उधर यूपी में झगड़ा चल ही रहा है, हर रोज नए नए नेता, पुराने नेता जाके दिल्ली में अमित शाह के यहाँ डेरा डाल रहे हैं, धोख देने जा रहे हैं, और वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं कि साहब तो फलानी चीज के लिए आए हैं। योगी जी राजभवन जाते हैं, चर्चाएं होती कि योगी जी का इस्तीफा देने का, तो कोई किताब भेंट कराते हैं विजुअल बनाने के लिए कि देखिए साहब मैं तो किताब भेंट करने आया था, मेरा तो कोई काम नहीं था। यानी इतनी बुरी गति एक इतनी बड़ी पार्टी की हो रही है और देश में सभी जगह हो रही है, तो बीजेपी को लगता है कि अब कैसे इससे राहत पाए। तो मोहन भागवत साहब की शरण में गए होंगे। भागवत साहब ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भागवत साहब जो बातें कहते हैं वो उनकी निजी आरएसएस के बारे में भी होती है कि संघ वालों के प्रति बीजेपी का रुझान कैसा है, लेकिन अब वो संघ नहीं है जिसे बीजेपी की जरूरत हो, और वास्तव में अब वो बीजेपी भी नहीं जिसे संघ की इतनी जरूरत हो, क्योंकि संघ अपने आप में एक सशक्त संगठन बन चुका है। आर्थिक रूप से, सरकारी रूप से संघ के जो संगठन है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। संघ के कार्यालय 5 स्टार बन रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता हवाई जहाजों में और बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, संघ के बड़े पदाधिकारी राज्य सरकारों में बड़े बड़े पदों पर आईएएस आईपीएस के तबादले करवा रहे हैं, और आईएएस आईपीएस के तबादले में कितनी गुरु दक्षिणा मिलती है ये पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मिली भगत है, और जो भद अभी देश में बीजेपी की सरकारों की पिट रही है, केंद्र की सरकार की पिट रही है। बजट आने वाला है, बजट में राहत देना मुश्किल है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वे राज्य अपेक्षाकृत अच्छा कर रहे हैं, बदले में बीजेपी की सरकारों को या बीजेपी से जुड़ी सरकारों को भी कुछ न कुछ करना पड़ रहा है। तो बड़ी मुश्किल है, और मुश्किल में कौन याद आता है? बालम ही याद आता है, तो वो बालम है, और बालम की शरण में गए हैं बीजेपी वाले, और अब देखना होगा कि कितने दिन ये रहते हैं। और फिर देखिए 2-4 दिन में ही भागवत जी का बयान आ जाएगा कोई, अरे भाई हमारा आशय ये नहीं था। अभी कल या परसों तो आप देखिए कि संघ के नंबर 2, नंबर 3 वाले मोहन भागवत जी की हामी मिलाएंगे, और फिर बाद में शरणम गच्छामी होंगे। ये उनका हमेशा से ग्राफ में देखता आ रहा हूँ। राजीव जी ग्राफ क्या कहता है? हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत दोनों अलग अलग होते हैं। क्या यहाँ आरएसएस के प्रमुख यानी मोहन भागवत का जो बयान है वो उसी ढंग का है? बार बार उनके कई सारे बयान आते हैं, बाद में उस बयान के कुछ और मायने खुद बताया जाता है और उसके कुछ और मायने बताए जाते हैं देश दुनिया के सामने। तो क्या यही कुछ चल रहा है? लेकिन और शुरुआत से कह रहा हूं कि डीएनए एक है, लेकिन क्या यहां नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी के अपने बयान, अपने क्रियाकलाप जो हैं वो बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर दोनों जगहों पे अब बर्दाश्त और स्वीकार्य नहीं हो रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, और यहां से आगे अगर बढ़ते हैं हम तो फिर दिखाई देता है कि क्या अगर नरेंद्र मोदी कि ये बातें आरएसएस को और बीजेपी के अंदर खाने पसंद नहीं आ रही हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जैसे नॉन बायोलॉजिकल वाली बात हुई या ऐसी और भी बहुत सारी बातें, उनके काम करने के तौर तरीके, तीसरी बार सत्ता पर आसीन हैं लेकिन जो तौर तरीका है वो सब पसंद नहीं आ रहा है, तो कहां ये झटका लगने की तैयारी है? क्या ये झटके जो हैं बीजेपी के अंदर बीजेपी को तोड़ने में सहायक नहीं होंगे? जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखा जाए प्रशांत जी? देखिए राजीव जी, दूध के धुले तो मोहन भागवत भी नहीं है और ना आरएसएस। ये सत्ता के पूरे मजे बगैर जवाबदेही के लूटना चाहते हैं। अभी प्रकाश जी ने बता दिया बड़ा डिटेल से। अब आरएसएस का जो प्रचारक है वो साइकिल पे नहीं चलता है, अब वो बिजनेस क्लास में चलता है। अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग और डील्स कराता है जी। तो आरएसएस का भी जो कैरेक्टर है वो बदल चुका है। तो
नॉन बायोलॉजिकल की तरफ ये भी बढ़े हैं। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए, इस पे बात रखता हूं। जी देखिए, मोहन भागवत अगर कुछ भी बोलते हैं, आरएसएस के सरसंघचालक हैं, तो देश भर में आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम सारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है। आज उन्होंने संदेश दे दिया कि आरएसएस नरेंद्र मोदी का मखौल उड़ा रही है। ये संदेश उन्होंने पूरे देश में दे दिया। जी अब इसके फौरी कारण क्या है? 2-3 कारण हैं। एक इमीडिएट कारण जो हमारे पहले के मित्रों ने बोल भी दिया, लेकिन उसको मैं जरा डिटेल में जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो आरएसएस की चॉइस थे 2017 में। आखिरी वक्त में आरएसएस ने एक फोन कॉल से चीजें बदल गई थी मोहन भागवत के। नरेंद्र मोदी तो मनोज सिन्हा को लाना चाहते थे, जो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके कैंडिडेट थे। चुनाव लड़ा गया था, जो अभी दिल्ली से लौट कर लखनऊ पहुंचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उनके पोस्टर पर। लेकिन ऐन वक्त पे मोहन भागवत के फोन कॉल ने योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा योगी आदित्यनाथ चला सकते थे। अब योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से गुजराती लॉबी टारगेट कर रही है, बहुत साफ तरीके से राजीव जी कह रहा हूं, गुजराती लॉबी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रही, उससे आहत है मोहन भागवत। उनके कैंडिडेट हैं ये। आरएसएस योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी के तौर पे बना रही थी, प्रोजेक्ट कर रही थी, और उसके खिलाफ एक मुहिम जो है वो चली। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए गए, नड्डा जी वहां पहुंचे। अब पूरी नड्डा जी की एक्सरसाइज का और केशव प्रसाद की दिल्ली आने की पूरी एक्सरसाइज का जो निशाना था वो योगी आदित्यनाथ थे, कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीट पर आ गई, आधे के करीब। जी और जिम्मेदारी मोदी भी लेना नहीं चाहते, जिम्मेदारी बीजेपी भी लेना नहीं चाहती, नड्डा जी भी। तो इस बात से वो आहत है। कैसे हो सकता है राजीव जी, मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, उसके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसकी बैठक में ना जाएं? ये संभव नहीं जब तक उनके ऊपर किसी का हाथ ना हो दिल्ली से, ये संभव नहीं है। तो इन सब घटनाक्रम से भी वो आहत है। मोहन भागवत की जो टीस है वो ये है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि अयोध्या हार गए, प्रयागराज हार गए, बद्रीनाथ हार गए, जी कई और कारण है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को इतना टारगेट किया, इतना प्रोवोक किया, कि आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी ने सबसे ऑफेंसिव मोर्चा खोल दिया। अभी तक की विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस बीजेपी पे तो निशाना करते थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आरएसएस को छोड़ देते थे। राहुल गांधी का एक भी बयान, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर आरएसएस के कंप्लीट नहीं होता है। आरएसएस को पब्लिक क्रिटिसिज्म के दायरे में राहुल गांधी ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उनको इतना टारगेट किया गया सोशल मीडिया पे या मीडिया के द्वारा, नरेंद्र मोदी के कैंप के द्वारा, गुजराती कैंप के द्वारा। वो भी एक कारण है कि आरएसएस को जरूर लगता होगा कि बिना मतलब हम तो अपना काम कर रहे थे चुपचाप, अब हमको भी पब्लिक डोमेन में ले आए, और देश में नहीं विदेश में भी ले आए। तो कई सारे कारण है
और नड्डा जी की बात बता ही दी गई। एक और कारण है नड्डा जी से जुड़ा हुआ कि अभी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना है। नड्डा जी रबर स्टैंप है। नड्डा जी रबर स्टैंप होते हुए अगर ये कह रहे हैं कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं, तो उनसे भी वो कहलवाया गया। बिल्कुल। तो और मोदी साहब अभी भी 330 के ही बुखार में हैं। वो भी 240 पे उतरे नहीं है जी, वो उसी खुमारी में है वो। तो उनकी जो एरोगेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज, जो एरोगेंस है, वो भी आरएसएस को अखर रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा इस तरीके की लीडरशिप। तो कई सारे कारण जो हैं वो जमा हैं और उससे इनके इस बयान से लग रहा है कि अब आरएसएस और बीजेपी में नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस और गुजराती लॉबी, इनके बीच में अब ये खींचतान चलेगी लंबी। अब इसमें देखना ये है कि कौन कामयाब होता है, किसको नुकसान होता है, आगे की राजनीति कैसे चलती है, उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होता है। राजीव जी, चलिए आप एक अंडरलाइन एक जगह तो लेके आए कि आरएसएस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस बनाम गुजराती लॉबी है। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं इस चर्चा में। अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं। आना चाहता हूँ दीपक जी आपके पास, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आता हूँ, फिर धनंजय जी आपके पास आता हूँ। धनंजय जी के पास से थोड़ा महाराष्ट्र की कहानी भी समझना चाहूँगा कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। 25 अगर बड़े नेता जो है वो शामिल हो जाते हैं अजित पवार गुट से उधर शरद पवार गुट में, तो उसके क्या मायने हैं और क्या शरद पवार गुट जो है वो अब पूरी तरह सरेंडर होने की कगार पे है शरद पवार के सामने, ये सब समझेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले ज़रा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, महाराष्ट्र से लेकर, और महाराष्ट्र का जिक्र जब आता है तो आरएसएस का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है, इसलिए क्योंकि नागपुर है महाराष्ट्र में और मुख्यालय है आरएसएस का। और आपने भी ये अभी सुन लिया, बयान हम सुना ही रहे थे मोहन भागवत का। मोहन भागवत अगर सीधा सीधा विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के क्रम में कोई अपने आप को देवता से लेकर भगवान से लेकर और निराधार निराकार तक आ जाते हैं, निराकार वर्ड तक आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आखिर ये बात आज क्यों करने की जरूरत पड़ी। और नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले भाषण दिया, उसमें खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी ऐसे ही निराकार बताया, दैवीय शक्ति बताया, उसी के जरिए पैदा हुए ये बताया। तो आज मोहन भागवत को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? आज क्या कारण, क्या जो हमारे तीन साथी अपनी बात रख रहे थे, प्रेम कुमार जी, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर प्रशांत टंडन जी, ये जो कह रहे हैं उसी तरफ जाता हुआ इनके बयान को देखा जाए तो वो नहीं है। और इसके साथ साथ आखिर क्यों जरूरत पड़ी जेपी नड्डा, जो आज की तारीख में अब आगे क्या रहेंगे, हालांकि सांसद हैं, मंत्रिमंडल है, सब कुछ है, लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है। क्या वो अपने मन से कह रहे हैं या उन्हें भी गुजरात लॉबी की तरफ से बुलवाया जा रहा है? ये सवाल भी उठता है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, सवाल यही है कि आखिर क्यों यहां आरएसएस के ये बयान इस वक्त, जबकि सबको पता है, हम आप और हमारे तमाम दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सबको पता है कि दोनों का डीएनए एक है, आरएसएस और बीजेपी का, और दोनों अलग नहीं हो सकते। जी, हम चाहे जितना मान ले कि डीएनए दोनों का एक है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा ने ये जो बयान दिया, दो गलतियां हुई हैं बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है जेपी नड्डा ने कि अब हम इतने सक्षम हो गए कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, उन्होंने आरएसएस के ही जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको ही छेड़ दिया है। देखिए, पिछले लगभग 8-9 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि आरएसएस की जितनी अवहेलना हुई है वो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के इतिहास में कम से कम और आजाद हिंदुस्तान में इतनी अवहेलना और इतनी उपेक्षा कभी भी उनके अपने लोगों से नहीं हुई। मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो तो कार्यकर्ता थे, अगर वो इस स्तर तक जा रहे हैं कि आरएसएस के बनाए हुए मुख्यमंत्री को वो अपनी कार के पीछे चलवा देते हैं पैदल, तो क्या इसको भूला जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये न केवल
व्यक्तिगत अपमान था एक राज्य के मुख्यमंत्री का। आप वो घटना याद कीजिए, जी। कितनी भी बड़ी सुरक्षा की बात हो, कितनी भी बड़ी सुरक्षा की बात हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, लेकिन क्या आपको योगी से खतरा हो सकता है? आपकी अपनी ही पार्टी से हो सकता है, किसी नेता से हो सकता है? इसका मतलब है कि बाकायदे उनको अपमानित करने के लिए ही किया गया होगा। अगर उनकी मंशा नहीं हो रही होगी मान लीजिए, तो भी योगी तो उसको अपमानित महसूस करेंगे ही। और मैं बताता हूँ राजीव जी कि इस समय योगी जो है वो मोदी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे जाइए तो लोग ये कह रहे हैं, एक वाक्य चल रहा है फेसबुक पर, वो ये कह रहे हैं कि योगी गए तो उत्तर प्रदेश गया, और उत्तर प्रदेश गया तो केंद्र की सरकार गई। ये सीधा सीधा लोगों के उनके अपने समर्थकों द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि उनका अनुराग है, उनकी श्रद्धा है इनके प्रति, योगी जी के प्रति, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जो है पिछले कुछ समय से हिंदुत्व के उनके अपने जो एजेंडे हैं उसके अनुसार भाषणों में तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे जो काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व की लाइन से हट रहे हैं। विशेषकर चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाना, ये जो है क्या लोगों के ध्यान में नहीं आया? निश्चित रूप से आया है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान उनका अपना जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो ये बात जो है वो सामने आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अवहेलना पिछले 8-9 वर्षों से की गई थी मोदी जी के द्वारा वो हो गई। दूसरी बात, आरएसएस को चिंता नहीं है मोदी की। देखिए, मोदी चाहे जितने बड़े भी हो जाएं, लेकिन एक ही मौका अगर आरएसएस को मिल गया, एक मौका, तो बाकायदे वो मोदी को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन मोदी कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, सरकार के बल पर कम से कम आरएसएस को पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने आपातकाल में भी देखा, ठीक है, वहां पे कई लोगों को जेल में डाला गया, तमाम नेताओं को डाला गया, कई बार 2-2, 3-3 बार प्रतिबंध भी लगा उस पर, लेकिन आरएसएस जिंदा है और वो ये चाहते हैं कि अगले साल जब वो 100 साल पूरा करें तो इस प्रकार से वो कोई मोदी जी के जेबी संगठन के रूप में 100 साल पूरे ना करें। वो ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था है और उसने 100 साल पूरे कर लिए। वो किसी भी प्रकार से एक कमजोर संगठन लेके हमारे मोहन भागवत जी जो है वो 100 सालाना जश्न जो है उसको नहीं मनाने जा रहे हैं। और इस समय जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लड़ाई सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी के बीच जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि उन्होंने एक टोपी फेंकी, ये जो बयान है मोहन भागवत का, और वो जाकर फिट हो गई है मोदी पे। नहीं, ये बाकायदे मोदी जी को ही सुनाकर कहा गया है, क्योंकि आरएसएस को बहुत आवश्यक है कि वो अपनी ताकत को बताए, क्योंकि लंबे समय से माना जा रहा है और हम सब भी कहते रहे हैं और वो दिख भी रहा है। मैंने कई बार बोला है कि पहली बार हो रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने जो मूल जो है बीजेपी के अंदर वो चाहे जैसा बर्ताव करे, लेकिन आरएसएस में उसको नागपुर का जो केशव कुंज है उसके दहलीज पे जाके उसे मत्था टेकना ही होगा। हो सकता है भी आप इतने ताकतवर हैं कि आप फिलहाल उनको आप उपेक्षा कर सकते हैं, अवहेलना इस समय आरएसएस की कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से दरवाजे खोले जा रहे हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है, देखिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कह दिया 100 लोगों को लेके आइए, मानसून ऑफर दे दिया। उधर शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या अजीत पवार अगर वापस आना चाहें तो आप उनका स्वागत करेंगे, तो अजीत पवार ने कहा इस घर में सबके लिए जगह है। ये सीधा सीधा संदेश है कि आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, इंतजार करेंगे, लेकिन मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले ही कोई बड़ा उलटफेर न हो जाए। मोदी इस समय वाकई बड़े संकट में है। दूसरी बात कि अगर उन्होंने योगी को छेड़ा तो संकट है, लेकिन अगर योगी को नहीं हटाया तो मान लिया जाएगा कि योगी इतने बड़े नेता हैं, क्योंकि स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि अब अगर आपने योगी के खिलाफ वैसा एक्शन नहीं लिया जैसे बाकी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को आपने हटाया, तो सीधे सीधे जनता में बात जाएगी कि योगी जो है वो मोदी से बड़े हैं। अब वर्चस्व की जो लड़ाई है वो मोदी लड़ रहे हैं, ना कि योगी लड़ रहे हैं। योगी तो शांत है, योगी अपनी जगह पर है, उन्हें आप छेड़ कर देखिए, आप उन्हें नहीं हटा सकेंगे। जिस दिन हटाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि लाखों जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, आरएसएस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कैंडिडेट है, आप इसको कैसे हटा सकते हैं। और योगी की ताकत, योगी का जो कद, ये लगातार बढ़ रहा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर लोग कहने लगे कि अब जो है योगी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और योगी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत बड़ा धड़ा आ सकता है। मोदी, आप जो कह रहे थे कि अकेले पड़ गए हैं, निश्चित रूप से अकेले पड़ गए हैं। वो उनकी लड़ाई
अपने पार्टी के भीतर भी है, आरएसएस से भी है और योगी के साथ भी है। अब देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। राजीव जी, कहाँ आप योगी जी को प्रधानमंत्री की तरफ लेके जा रहे हैं? यहाँ बीजेपी का प्रधानमंत्री अगला कोई होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता बीजेपी वाले कर रहे हैं। आप वहाँ बीजेपी में एक कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी वो दिन लद गए। 240 है, आज चुनाव हो जाए तो 140 पे आ जाएंगे, आप जान ही रहे हैं। और बहुत ईमानदारी के साथ अगर चुनाव हो जाए तो रियली बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, तो रहने दीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे, थोड़ा मैं लाइट मूड में वो बात रख रहा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने महाराष्ट्र का जो जिक्र कर रहे थे और केशव कुंज की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र से हमारे साथी धनंजय जी जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र की दो बातें आपने कही। अजित पवार शरद पवार गुट की बात वो पहले रख चुका हूं, और उसके अलावा नागपुर की बात। और महाराष्ट्र तो एपी सेंटर है इस पूरी राजनीति का धनंजय जी, चाहे वहाँ के पॉलिटिकल जो उसमें भी महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें तब भी, या आरएसएस की बात करें तब भी, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो आप और अच्छे से खुल के बताएंगे कि ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है ये भी बताएगा कि नरेंद्र मोदी कितने मजबूत या कितने कमजोर हो गए हैं। ऐसे में आप आज के इस बयान से लेकर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, प्लीज अपनी बात रखिए उस पर। नमस्कार सब लोगों को। पहले तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, नमस्कार करता हूं आपको। जी जी। तो एक तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से अगर देखिए बैठ करके, तो मुझे लगता है कि आरएसएस को बहुत ज्यादा फुटेज दिया जाता है सोशल मीडिया में। आरएसएस उस फुटेज के लायक नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं दिखता कि उस लायक है। और महाराष्ट्र में आरएसएस यहाँ बना, यहाँ के चितपावन ब्राह्मण ने जिसकी शुरुआत की, ज्यादातर वही अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन प्रकाश भाई भी और दीपक भाई भी और प्रशांत भाई भी यहाँ महाराष्ट्र में रहे, इसलिए जानते हैं कि अगर बीजेपी और शिवसेना सत्ता में आई, या पहली बार बीजेपी सत्ता में आई तो शिवसेना की वजह से सत्ता में आई, और शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तो आरएसएस की क्या हैसियत थी वो भी उनको पता होगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में शायद आरएसएस बहुत बड़ी ताकत के तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं आरएसएस के मुखिया, वो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं क्या? 85 करोड़ लोगों को जो, या 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? ये निराकार साकार देवता भगवान फलाना महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं? देश की आधी से ज्यादा आबादी की चिंता ये है कि मुझे कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है, मेरे बेटे की शादी हो। आपको पता होगा महाराष्ट्र में ढेर सारे लोगों के बंबई में शादी इसलिए नहीं हो पाती है कि उसके पास घर नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कोई और धंधा नहीं है, इसलिए शादी उसकी नहीं होती। ये बड़ी चिंता है यहाँ पे, आमतौर पे लोग इस पे चर्चा नहीं करते। लेकिन जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी हारी हुई पार्टी, जो पार्टी कभी 23 सीटों पर जीती थी, 2019 बहुत दूर नहीं था, और आज जो है 9 सीटों पर है, तो इसको क्या कहिएगा? अगर भागवत जी इतने इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए, आरएसएस इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं कम से कम 18 पे आके टिकते, 12 पे आके टिकते, 15 पे आके कहीं टिकते? इससे ज्यादा बढ़िया स्थिति तो बिहार में है बीजेपी। तो महाराष्ट्र में इनकी स्थिति खराब है, विधानसभा चुनाव भी हारेंगे। और एक सर्वे भी हाल में आया है, उन्होंने जो सर्वे किया उन्होंने कहा कि 154 सीटें आने वाली है महाविकास आघाड़ी। और आपने जो जिक्र किया खुद कि अजित पवार जी की पार्टी के लोग जो है, एक चिंचवड़ जो है इलाका है, वहां पे वहां के लोगों ने, पूर्व मेयर ने और लोगों ने शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन किया है। केवल उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। जो 25 नेता है वो तो लोकल लेवल के नेता है। जो अजित पवार की पार्टी के वो नेता जिनको हम सब जानते हैं, मतलब बॉम्बे से बाहर के लोग भी जानते हैं, वो भी परेशान है कि क्या किया जाए। क्योंकि जो आरएसएस है, आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है, या यहाँ पे एक पत्रिका छपती है मराठी में विवेक नाम से, विवेक पत्रिका में भी क्या छपा? वो छपा कि अजित पवार को साथ लेने से बीजेपी को नुकसान हुआ, और भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी कार्यकर्ता सहज नहीं रह पाए, लड़ नहीं पाए। लेकिन वो अजित पवार को इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं कि उनको किसी के सर पे घड़ा फोड़ना है, मटकी फोड़ना है। जो मटकी जो भरी हुई मटकी है पाप से, उसको फोड़ना है। तो ये जो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं आरएसएस वाले, मोदी जी किनकी वजह से यहाँ पहुंचे हुए? और मोदी जी ने पूरे 10 साल का टर्म है, उसमें क्या किया ये जरा समझाइए। आरएसएस जो चाहता वही तो किया मोदी जी ने।
आरएसएस चाहता है कि हिंदू मुसलमान में बैर खड़ा हो जाए, वो खड़ा कर दिया। अभी निशिकांत दुबे जो है बता रहे हैं झारखंड की बात कि झारखंड में फलाना गांव है, वहां पे हिंदुओं का रहना मुश्किल है, फलाना फलाना। अरे तू सांसद है, जाओ वहां, कर क्या रहा है? तुम्हारे बीजेपी के 12 सांसद, 11 सांसद अभी जीत करके आए हैं, तो जाओ लड़ो ताकत के। तो ये सब लोग जो है मुसलमानों के नाम पे जहर फैलाने का काम आरएसएस ने किया, वो कर रहे हैं मोदी जी। गांधी जी को गालियां देने का काम किया आरएसएस ने, वो कर रहे हैं मोदी जी। संविधान को खत्म करने की बात आरएसएस ने सोची, मोदी जी कर रहे हैं वही। दलितों को या आदिवासियों को या जो है पिछड़े हैं उनको बैकफुट पर रखने की बात की, कर रहे हैं मोदी जी। वो भले ओबीसी कहते हैं, लेकिन आरक्षण के मसले में बार बार आ रहा है। एक उत्तर प्रदेश के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनका ट्विटर हैंडल देखिए, रोज वो लिखते हैं, रोज वो लगा रहे हैं प्रूफ के साथ कि किस तरह से पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है आरक्षण में। जी, नॉट फॉर क्या एनएफएस कुछ बोलते हैं उसको, नॉट सुटेबल ऐसा कुछ बोला जाता है, उसको कह करके भर्ती नहीं की जाती। तो ये बेसिकली एक और बात उभर के आ रही है, अब ये समझ में आने लगी है बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य जीत करके लाए थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और मुख्यमंत्री बनाया गया योगी आदित्यनाथ जी को। और केशव प्रसाद मौर्य जी को झुंझुना पकड़ा के रखा, स्टूल मंत्री बनाया। फिर अभी अमित शाह जी भड़काते रहे कि चलो तुम आगे बढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है ना, चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान का भला करेंगे राम, तो वो कर दिया। अभी फिर से पुनर्मुस्को भव हो गए केशव प्रसाद मौर्य। महाराष्ट्र में भी वही हुआ। महाराष्ट्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री बनाया और आरएसएस को प्रसन्न किया कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया, जबकि बीजेपी में सबसे ज्यादा जो है ओबीसी के नेता थे, सबसे ज्यादा जो है दलितों के नेता थे, बैकवर्ड क्लास के नेता थे, लेकिन उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने। आप पिछला भी याद कीजिए, मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो भी ब्राह्मण थे। तो जब इनको मौका मिलता है तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देते हैं। एकनाथ खड़से को निकाल दिया इन लोगों ने, यही देवेंद्र फडणवीस ने निकाल दिया था। अभी एकनाथ खड़से को वापस ले आए। पंकजा मुंडा जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, उनको बाहर कर दिया, किस तरह से उनको बेइज्जत किया। तो तमाम चीजें की, और जो बीजेपी के जो बैकवर्ड क्लास के नेता उनका इस्तेमाल तो करते हैं। अभी देखिए कुणबी, पिछड़ा, मराठा सब कर रहे हैं, आग लगा दी। अभी वो तपिश जो है इन तक पहुंच गई है तो पीछे भाग रहे हैं, सिंधे को आगे कर दिया। अब ये समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में स्थिति हुई है, 33 सीटें पे आ गई है बीजेपी, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में सिंधे को हटाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिंधे को हटाने की बात करनी चाहिए थी ना। वो जो योगी आदित्यनाथ अगर दोषी है तो यहाँ तो सिंधे मुख्यमंत्री वो भी दोषी होने चाहिए थे, क्यों हटाने की बात नहीं कर रहे हैं? ये सब समझने वाली बात है। और आरएसएस जो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दांत खाली नहीं है। मुझे तो ये फॉर्मूला ही समझ में नहीं आता। जीते तो नरेंद्र मोदी के नाम पे और हारे तो वहां का जो मुख्यमंत्री है या वहां का जो नेता है वो दोषी। ये फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आता। अभी 11 सीटों पे जो एमएलसी का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में और 9 सीटें इनके खाते में आई, यानी महायुति के खाते में आई, एनडीए के खाते में कह लें। तो उसके बाद उस जीत का जो दिया गया क्रेडिट वो नरेंद्र मोदी को दे दिया गया। कहाँ से एमएलसी, कहाँ एमएलसी का चुनाव, कहाँ नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए थे? क्या एमएलसी का चुनाव जो है वो जनता चुनती है या विधायक चुनते हैं? वहां आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को क्रेडिट। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हारे, 33 सीटों पे सिमट के रह गए 80 में से, तो वो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को न जाकर वो जा रहा है योगी को। या यहां पर महाराष्ट्र में आपकी बुरी हार हुई तो उसमें आप शिंदे या किसी और को कहेंगे। सारा का सारा सबके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। ये बात क्लियर हम लोगों को भी कहनी चाहिए और ये बात जनता को भी समझना चाहिए और ये बात बीजेपी के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपनी हार पे और अपने पद को छोड़ सकते हैं, 2019 में उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। जो जिम्मेदारी के लिए उस टीम का लीडर होता है, जिम्मेदारी के लिए। ये नहीं कि वो उसने अच्छी बैटिंग नहीं की इसलिए हम हार गए, वो उसने ऐसा खराब कर दिया इसलिए हार गए। भाई कैप्टन क्या कर रहा था? सवाल तो पूछा जाता है। धनंजय जी कह रहे हैं, राजीव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महाराष्ट्र में बीजेपी को जो हार मिली है उसमें बड़ा रोल है नरेंद्र मोदी जी का, ये हम सब कहते रहे हैं।
लेकिन एक बात समझिए कि जो बीजेपी आरएसएस जिस विचारधारा को लीड करता है उसमें क्या कहा गया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अगर जो अच्छा है वो सब आपको अर्पित है, और अगर कोई समझिए बलात्कारी है, कोई मर्डरर है, तो उसको सजा देने का काम करेगा, ये पापी है, इसने ये कर दिया। तो जितना अच्छा है सब प्रभु के नाम, जितना बुरा है वो उस व्यक्ति के नाम। तो ये तो उनकी पुरानी परंपरा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि ये जो चीजें चल रही है, हमारा जनमानस भी वही है कि जनमानस भी यही मानता है कि सब किस्मत का खेल है। अभी आज फिर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है गोंडा में, तो गोंडा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो कौन कह रहा है, क्या बोलेगा लोग। फिर जो है बाबा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 121 लोग मारे गए, महिलाएं मरी, उसमें बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है। सही बात है, हर आदमी कहता है होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन बाबा तुम तो टालने के लिए ही बाबा बने थे ना। अगर नहीं टाल सकता तो तू बाबा काहे के लिए। अगर दुर्घटनाएं जो रेलवे की हो रही है वो होनी ही है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है, अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री क्यों है, फिर तो ऐसे ही चलेगा। तो ये जो है सारी बातें महाराष्ट्र में समझ में आती है राजीव जी, मध्य प्रदेश में समझ में नहीं आए, उत्तर प्रदेश में समझ में नहीं आए लोगों को, बिहार में समझ में शायद नहीं आए लोगों को, लेकिन महाराष्ट्र में समझ में आती है। महाराष्ट्र में इसलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है यहाँ पे उसकी गहरी लड़ाई है। यहीं पे अम्बेडकर पैदा हुए, यहीं पे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले हुई, यहीं पे गाडगे महाराज हुए। तो समाज सुधार का लंबा यहाँ इतिहास है महाराष्ट्र का, और इसीलिए महाराष्ट्र में जबकि वो आरएसएस की भूमि यही है, यहीं से शुरू हुआ आरएसएस, बावजूद इसके अपने दम पर आज तक सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है आरएसएस या बीजेपी। और अभी मुक्तेश्वरानंद कह के गए उद्धव ठाकरे के लिए, वो छोटी मोटी बात नहीं है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ महाराष्ट्र में। तो ये जो है ये सारा मुझे कई बार लगता है, मैं तो बिहार भी देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भी देख रहा हूँ और महाराष्ट्र में देख रहा हूँ। महाराष्ट्र में लोग ज्यादा सेंसिबल है, इस तरह से अंधविश्वासी नहीं है लोग। यहाँ भी अंधविश्वास है, यहाँ भी गरीबी है, यहाँ भी तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ सामाजिक सुधारों का बड़ा असर है, बड़ा इम्पैक्ट है। और आरएसएस इसीलिए यहाँ से उठ करके नागपुर से चला गया वहां दिल्ली झंडे बालान। उसको मालूम है कि दिल्ली में उसके ज्यादा जगह, इसलिए देखिए ना सारी सीटें ले आती है। महाराष्ट्र में आती है सारी सीटें, मुंबई में सारी सीटें कभी जीत पाई बीजेपी? एक बार का बताइए कोई। दिल्ली में सारी सीटें जीत लेती है बीजेपी, क्यों जीत लेती है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के लोग हैं ना, उनको वही चाहिए, आरएसएस चाहिए। ये जो अभी जो ये आम अमरूद बेचने वालों को कह रहे हैं कि अपना आरिफ नाम रखो कि धनंजय कुमार नाम रखो, ये क्या है? ये संविधान का खुला उल्लंघन नहीं तो क्या है? एसएसपी कैसे ये बोल रहा है कि हमने आदेश दिया? चीफ मिनिस्टर कैसे कह रहा है? चीफ मिनिस्टर के बचाव में लोग खड़े हो जाएंगे, आदित्यनाथ तो बाबा है और फलाना है। अरे काहे का बाबा बे? आप क्या कर रहे हो? समाज को तोड़ रहे हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो। और जो नफरत फैलाए वो बाबा होगा, वो धर्म से उसका कोई लेना देना है? ये सब ढोंगी ढकोसले लोग हैं। इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ढोंगी ढकोसलों के साथ चलना है। और ये देखिए इतनी बड़ी बात हुई है इस देश में जो घटना हुई है, दुनिया में कहीं नहीं घटना हुई है। देश की आजादी के साथ इतना बढ़िया संविधान लिखा गया। अभी संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि ताती ततवा को जो बिहार में नीतीश कुमार ने दे दिया था, शामिल कर दिया था एससी में, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के पास ये अधिकार है, ये संसद के पास अधिकार है, और उसकी पूरी प्रक्रिया है एससी एसटी में कौन आएगा नहीं आएगा उसके लिए, आप ऐसे ही कहीं नहीं घुसा दोगे। तो ये जो सारी सरकारें हैं मनमाना पूर्ण काम करती है, संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ते नहीं है ये लोग। संसद में संविधान की ओथ दिलाते हैं, लेकिन क्या संविधान के प्रियम्बल भी समझाते हैं? क्या ऐसा क्लास कर लेना चाहिए? मोदी जी को पता है संविधान के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? अगर पता होता तो क्या वो उस तरह के व्यवहार करते जिस तरह के व्यवहार करते रहते हैं? वो अभी गए हुए अपने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने के लिए जी। क्योंकि वो हमारे एक गंदी कहावत है, नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पिताजी ये कहानी सुनाया करते थे कि खैरात लगी बंटने, तो खैरात बांटने में लगे हुए। अभी महाराष्ट्र में देखिए खैरात बंट रहा है। अभी लाडला भाई योजना लेके आए हैं, अब लाडली बहन योजना से लाडला भाई योजना आ गया। किसी को 10,000 बांट रहे हैं, किसी को 15,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं। अरे क्यों बांट रहे हो? रोजगार दो भाई, भीख क्यों दे रहे हो? तुम अपने पिताजी के यहाँ से ला रहे हो पैसे? आप तमाम चीजों को, और वो जो है रेल दुर्घटना में मर रहे हैं लोग, बस दुर्घटना में मर रहे हैं लोग, वो भारी बारिश की वजह से मर जाते हैं लोग, प्यासे मर जाते हैं लोग, तो गर्मी की वजह से मर जाते हैं लोग, उनके लिए बिना इलाज के मर जाते हैं लोग। कौन व्यवस्था करेगा उनके लिए? फ्री में बांट रहे हो, 15,000 इसको दे दो, 10,000 उसको दे दो, 25,000 उसके दे दो, बाकी सब अपने को रख लो। अभी कहीं पढ़ रहा था राजीव भाई, 73 करोड़ रुपए के पेड़ लगाए गए, और पेड़ ढूंढे जा रहे हैं कि 73 करोड़ के पेड़ किधर है बताइए।
यहाँ हम अपना घर छोड़ देते हैं, 1 साल हम नहीं जाते हैं तो वहां जंगल उगाते हैं, जंगल उगाता है जिसको हमको साफ करवाना पड़ता है। और ये ऐसा देश है जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पेड़ लगाने के लिए। कितना महान देश है और कितने महान लोग हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ी बुरी स्थिति है, बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला निकट भविष्य में, सरकार उनकी नहीं आने वाली है, लिख लीजिए। और ये आरएसएस वाले अपना चेहरा बचा रहे हैं, अपनी चमड़ी बचाने के लिए बोल रहा है। बेसिकली इनका हाथी का दांत खाने के और दिखाने के दांत भी वो नहीं रहा, सब एक्सपोज हो गया, तोते हैं, इनके पास दांत ही नहीं है, दांत तोड़ दिए गए हैं। जो मोदी जी ने किया है 10 सालों में, इनके दांत खुद झड़ के निकल गए हैं, अब खाली जीभ बची है, जीभ से चलबलाते रहे जो बोल रहे हैं, उनको तोता चना बाजेगा ना वाली कहानी इनकी हो गई है। जी 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 धनंजय जी, आपकी जो चिंता है वो जायज़ है, लेकिन उस चिंता में आपने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। सही है, मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन वो नॉर्मल हमारी बोलचाल में है। हाँ, जैसे हमारे बिहार में साला बोल देते हैं, अरे साला चुप रहे, तो वो गाली नहीं है। जी, पंजाबी कुछ और बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों को इन तमाम चीज़ों से बच के बहुत रहने की ज़रूरत है। और ऐसे भी को जिसको हम पूछते हैं क्या क्या बोल देते हैं। जी 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 धनंजय जी, मैं बस उधर ध्यान इसलिए दिला रहा था क्योंकि जो बातें, और ख़ासकर मैं तो बार बार कहता भी हूँ कि विरोध और जो काम हो रहा है, जिस ढंग से भी हो रहा है, और सरकारें जिस ढंग से काम कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं विरोध के स्वर तेज़ हो रहे हैं, और ख़ासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में भी, और देश में बीजेपी और एनडीए की सरकार है वहाँ भी आने वाले समय में इसमें हम बहुत कुछ और देखने वाले हैं। इसलिए भी, और जो बात यहाँ पर आप रख रहे थे अलग अलग जगह से, अलग अलग, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आरएसएस का मामला हो, चाहे दिल्ली में आरएसएस का एक और दफ्तर है झंडेवालान में, उसकी बात हो, ये तमाम बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। और योगी आदित्यनाथ को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, बुलडोजर को स्थापित करने वाले इस देश में योगी आदित्यनाथ हैं, और बुलडोजर विध्वंस का कारक होता है, और विध्वंस के साथ आप किसी भी ढंग से आप शासन नहीं कर सकते हैं, अगर चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो। हालांकि अभी लोकतंत्र है हमारे देश में, आज से नहीं, कब से, अंग्रेजों के आने के बाद से धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन था, और उसके बाद 75 साल से तो हम आज़ाद भारत में लोकतंत्र में ही जी रहे हैं, हमारा संविधान है। और ऐसे में अगर आप अपने मन से करें, और जो बात यहाँ पर धनंजय जी कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहे थे, कि आपको अगर ये फरमान जारी किया जाए कि कांवड़ यात्रा के दौरान आपको अपने दुकानों पे, ठेलों पे, सब जगह लिखना पड़े कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस समुदाय से हैं, यह अगर लिखने का फरमान अगर जारी हो जाए, आरिफ आम वाला हो या सोहन भुट्टा वाला अगर ऐसा लिखा जाए, तो फिर ये इस देश, ये भारत नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक है, ये भारत नहीं है। और इस बात को समझने की जरूरत है वहां की जनता को, जो वोट ऐसे नेताओं को देकर जिता के बार बार लाते हैं। तकलीफ होती है सुनकर, तकलीफ होती है ऐसी चीजों को देखकर, लेकिन ये समझने की जरूरत है, और आप और हम मिलकर के अपनी तरफ से जो भी हो सके समझाने की कोशिश जरूर करें। आना चाहता हूं अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास। ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पे जहां पर ये हम चाहे आरएसएस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन कोई भी ऐसे फरमान पर उंगली क्यों नहीं उठा रहा है। आरएसएस को नरेंद्र मोदी की वो बात पसंद नहीं आती है, अच्छी बात है, बिल्कुल पसंद, किसी को नहीं पसंद आएगी कि आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहें, लेकिन आरएसएस को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि आप जब बुलडोजर लेके जाते हैं हमको उसका भी विरोध करना है। आप जब किसी के जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ नफरत करते हैं उसका भी विरोध करना है। आपके इस अलग अलग चेहरे को कैसे भूल जाए इंसान, कैसे इस देश की जनता आपको यहां से इग्नोर करना शुरू कर दे, यह तो संभव नहीं है ना। देखिए राजीव जी, आरएसएस की जो विचारधारा है, योगी जी जो कर रहे हैं या मोदी जी जो कर रहे हैं, कर तो उसी विचारधारा पे रहे हैं। अब लड़ाई इस बात की तो हो सकती है कि उस विचारधारा को जो है कि किस तरीके से मोदी पार्टी है, योगी पार्टी है, लड़ाई इसकी तो हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर की जो विचारधारा है वो तो आरएसएस की ही है। वरना योगी जी की ना कोई अपनी विचारधारा है, ना मोदी जी की अपनी कोई विचारधारा है। तो विचारधारा से कंगले लोग जो है उस विचारधारा जो आरएसएस की उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी को अपनी धार देते हैं, उसमें थोड़ी उग्रता लाते हैं, तो उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो आरएसएस इनका विरोध इसलिए
इनकी नीतियों का विरोध नहीं कर सकता, व्यक्ति का विरोध कर सकता है। आरएसएस को ये कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी जी जो है वो किस तरीके से कपड़ों से पहचान लेते हैं, इस पे आरएसएस को आपत्ति नहीं है। आरएसएस को आपत्ति इस पे कि मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह दिया, लेकिन भागवत जी को नहीं कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। झगड़ा तो इस बात का है ना कि आरएसएस समझता है कि नॉन बायोलॉजिकल वो है, परम पूज्य हेडगेवार साहब नॉन बायोलॉजिकल थे या गोलवलकर नॉन बायोलॉजिकल थे, लेकिन मोदी ने खुद को कह दिया नॉन बायोलॉजिकल। तो भाई अब वहां भी जाग गया उनका चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत जी का कि एक जो है पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कैसे कह दिया, तो भागवत जी आग बबूला हो रहे हैं। तो ये अब मोदी जी को समझना चाहिए कि भाई आप जो नकली ओबीसी बने थे, लेकिन भागवत जी तो आपको असली ओबीसी मान रहे हैं और उसकी आपत्ति उठा रहे हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो गए। तो अब ये तो मोदी जी के समझने की चीज है राजीव जी। तो कुल मिलाकर के जो विचारधारा है वो तो आरएसएस की विचारधारा है। उस आरएसएस की विचारधारा में मोदी जी ये समझने लगे थे कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और मोहन भागवत से बड़े हो गए। तो अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी को कि आप मोहन भागवत से बड़े नहीं है, बड़े मोहन भागवत ही हैं। नड्डा जी भले कहते कि आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। अब ठीक है, आरएसएस की आवश्यकता नहीं है तो नड्डा जी को नहीं होगी आरएसएस की आवश्यकता, मोदी जी को आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नड्डा जी और मोदी जी पूरी पार्टी तो नहीं है, मोदी जी के बाद भी पार्टी चलनी है और नड्डा जी के बाद भी पार्टी चलनी है। तो उसके लिए तो आरएसएस की आवश्यकता है, क्योंकि विचारधारा कहां से आएगी, विचारधारा आरएसएस के पास से आएगी, वरना बीजेपी की अपनी क्या विचारधारा है। तो झगड़ा राजीव जी कुल मिलाकर के विचारधारा का बिल्कुल नहीं है, झगड़ा व्यक्तिगत है कि कौन जो है वो ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, तो इसको है। अब इसमें आरएसएस खुद कूद पड़ा, चूंकि उसको लग रहा है कि मोदी जी ने भागवत जी को चुनौती दे दी खुद को नॉन बायोलॉजिकल क्या करके। तो झगड़ा कुल मिला के इतना है, बाकी कोई झगड़ा नहीं है। आप देखिए झगड़ा तो ये अडवाणी जी के साथ भी शुरू हुआ था। अडवाणी जी भी खुद को जो जैसे मोदी जी समझ रहे हैं कि वो आरएसएस से बड़े हो गए, अडवाणी जी समझने लगे थे, लेकिन अडवाणी जी के पास कॉर्पोरेट की वो ताकत नहीं थी जो मोदी जी के पास। तो अडवाणी जी आरएसएस से मात खा गए। मोदी जी पहले तैयारी करके आए कॉर्पोरेट के कंधों पर चढ़ करके, उन्होंने आरएसएस को कब्जे में ले लिया। अब आरएसएस की मजबूरी हो गई है मोदी जी को साथ के चलना, और मोदी जी को साथ के नहीं चलेंगे तो जगह जगह दफ्तर बन गए जो आरएसएस के, उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर संस्कृति अगर आई है और बुलडोजर अगर चल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी कि वो दूसरों के घर पे चलेंगे, वो आरएसएस के जो दफ्तर है उन पर भी चल सकते हैं अगर समय आएगा। तो नड्डा जी ने यही समझाने की कोशिश की थी कि भाई अब मोदी जी का आप आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, वरना बुलडोजर का मुंह इधर भी मुड़ सकता है। तो ये राजीव जी इनके आपस के घर के झगड़े हैं, इनका किसी उससे कुछ बाहर के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। तो दूसरे लोगों को इसमें कोई अपने लिए स्थान तलाशना भी नहीं चाहिए कि आरएसएस अब मोदी जी के खिलाफ हो गया या बीजेपी के खिलाफ हो गया, किसी के खिलाफ नहीं हो गया। ये झगड़ा सिर्फ ये है कि मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल ना माने और भागवत जी को नॉन बायोलॉजिकल मानने। कुल मिला के झगड़ा इतना था, इससे ज्यादा झगड़ा कोई है नहीं। जी जी, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल से अब बाहर निकलते हैं और पूरे देश की पॉलिटिक्स और वो क्या कुछ कह रही है इस पे आते हैं। प्रेम कुमार जी, ज़रा यहाँ से समझने की कोशिश करें। जो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे धनंजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अगला चुनाव जो अभी विधानसभा का चुनाव है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, और यहाँ से आपको लगता है क्या कि कोई परिवर्तन, क्योंकि अभी तो बजट है, बजट के बाद फिर सब चुनाव में लगेंगे, ये भी है, लेकिन जो चुनाव हैं उसमें और महाराष्ट्र का चुनाव वो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव माना जाएगा इस सत्तारूढ़ दल के लिए खासकर? मुझे कहना है, मुझे बोलना था। प्रेम कुमार जी जी, प्रेम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी शुक्रिया राजीव जी। देश के 3 बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें 2 में बीजेपी की करारी हार हुई है, और इन 2 राज्यों में हार के कारण ही, जबरदस्त हार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता समीकरण है वो अस्त व्यस्त हुआ, ये हम मानकर चलते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश एक चौंकाने वाला फैक्टर रहा, और वहाँ अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने एक बड़ा काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष इकट्ठा हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोग उम्मीद जता रहे थे चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड था, और महाराष्ट्र में और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होनी थी,
लेकिन एक नाथ शिंदे किसी हद तक अपने आप को बचा गए और जो अपेक्षित सफलता, इसके बावजूद कि वहां इंडिया गठबंधन अच्छी सफलता लाया, लेकिन और भी अच्छी सफलता की उम्मीद महाराष्ट्र से थी जो नहीं हुई। तो उसके कारणों में जाएं तो वो अब धीरे धीरे विधानसभा चुनाव के बरक्स में वो इकट्ठा होता दिख रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा है पूरे प्रदेश में, अक्रॉस द पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक चेहरा उद्धव ठाकरे है। वो उनको शहीद के तर्ज पर लोग देख रहे हैं, उनकी सरकार शहीद कर दी गई, सब उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई। बाला साहब ठाकरे के नाम पर लोगों ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने दावा किया, इन सब चीजों को जनता ने पसंद नहीं किया। और जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, तो ऐसा नहीं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद राजनीति नहीं समझते, उनको खूब राजनीति की समझ है। और मुझे लगता है जितने भी धर्माचार्य हैं उसमें सबसे ज्यादा राजनीति की समझ इनको ही है। और इन्होंने भी जो बातें कही उससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे के लिए जनता की जो भावना है उसको एक तरह से जुबान दे रहे हैं। वहां अब जो शरद पवार की पार्टी वो भी टूटी और सबसे जो मंथन हो रहा है उसमें मंथन हो रहा है बीजेपी का ऑर्गेनाइजर हो या मराठी अखबार स्थानीय हो, इन दोनों ने जो जिस तरीके से कहा है कि अजित पवार की पार्टी के कारण बीजेपी हार गई, तो ये बात भी बहुत चौंकाने वाली है कि भाई अजित पवार के कारण बीजेपी हार गई। तो अजित पवार को किसने कारण बनाया? किसने कहा था अजित पवार को आप बीजेपी में लीजिए? किसने कहा था आप अजित पवार के खिलाफ में 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाइए और फिर अगले दिन अपने साथ जोड़ लीजिए? किसने कहा था कि उनको चक्की पीसिंग बोलिए और फिर साथ में उनको उप मुख्यमंत्री बना लीजिए? ये सारी चीजें हुई, लेकिन दोष अजित पवार का है, बीजेपी का कोई दोष ही नहीं है। इस तरीके से जो बातें हुई, यानी हार का ठीकरा अजित पवार पर फोड़ने की कोशिश हुई, तो इससे अजित पवार का वो खेमा जो न तो चुनाव में परफॉर्म कर सका और न चुनाव के बाद जिनकी शरण में गया था उनका प्यारा बन के उनसे नफरत का पात्र बना हुआ है, तो वो लोग क्या करें? तो उसी में वो चिंचली पिंपवाड़ वाली जो घटना आप बता रहे हैं, वहां के स्थानीय नेता सब जो जंप कर रहे हैं, फिर से वापस शरद पवार के खेमे में आ रहे हैं, ये सिम्टम्स है, ये शुरुआत है। सब लोगों को लग रहा है कि हम कहाँ हैं, जिनके साथ गए वही हमें दुत्कार रहा है। तो वो महाराष्ट्र की जो सियासत है, यहाँ फिर से ये हम जो बार बार कह रहे थे कि पोजिशनिंग होगी समीकरण की, राजनीतिक समीकरण की, तो वो होनी शुरू हुई है। तो एक तरह से राजनीति करवट ले रही है और अब वहां भी दो ध्रुवीय स्पष्ट रूप से राजनीति होगी। पार्टी अलग अलग जरूर हो, लेकिन ध्रुव दो ही रहेंगे। और दो ध्रुव में ये जो इंडिया गठबंधन का ध्रुव है, महाविकास अघाड़ी का जो ध्रुव है, वो बहुत कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। और लोकसभा चुनाव के मुकाबले हम देख रहे परिस्थिति तेजी से बदल रही है। और अभी जो सर्वे हुआ सकाल का, उसमें 162 सीटें दी गई हैं, 164 बता रहे थे धनंजय कुमार जी से, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो रहा था, 164 सीट है धनंजय कुमार जी। जी बोलिए। 154 जो है वो महाविकास अघाड़ी का है, 10 सीट जो दूसरे छोटे छोटे दल है उसको मिला करके, जो इनके साथ नहीं है। तो 164 आप सही है, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी की मैं बात कर रहा था, जिनको 154 सीटों की बात हुई है। जी, तो मैं दो ध्रुवीय राजनीति देख रहा हूँ, उसमें 164। हाँ, तो उस हिसाब से 121 सीटें दी गई है महायुति को, 121 सीटें महायुति को है, तो बाकी सीटें उनके पास है। बिल्कुल सही जी। तो निश्चित रूप से आप समझिए, ये और भी मतलब अभी चुनाव बहुत दूर है, चुनाव प्रचार होगा, तो ये एक तरफा 200 की ओर या 200 पार की ओर जाएगा इंडिया गठबंधन के फेवर में। राजनीति इस तरीके से पोलराइज हो रही है, क्योंकि एक तरफ सही है, एक तरफ गलत है। तो गलत कमजोर हो रहा है और सही मजबूत हो रहा है। ये महाराष्ट्र से संदेश निकलने वाला है। हरियाणा में भी ऐसी ही राजनीति आपको देखने को मिलेगी और झारखंड में भी ऐसी ही राजनीति मिलेगी। तब इसके बाद का जो डगर और सफर होगा,
जो वैचारिक लड़ाई राहुल गांधी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको इन नतीजों से मजबूती मिलने वाली है। और उससे पहले 10 विधानसभा उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे, उसके भी चुनाव परिणाम अभी से नजर आने लगे हैं। सबके सामने खुला है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ है, हिम्मत है तो ये 10 में से 7 सीट भी जीत कर दिखा दें। क्षमा कीजिए, 3 सीट भी जीत कर दिखा दे। 10 में 3 उनके पास पहले से थी, वो 3 भी सीटें इस बार वो रिपीट नहीं कर सकती, खुला है, नहीं जीत सकते। तो ऐसी हालत में जबकि जनता एकदम ताल ठोक कर खड़ी है कि आपको हम हराएंगे ही, और इसलिए हराएंगे क्योंकि वैचारिक तौर पर आपने धोखा दिया है जनता को। एक बार फिर से आप नफरत वाली राजनीति शुरू कर चुके हैं, बंगाल से लेकर के असम से लेकर के हरियाणा में अमित शाह का बोलना और तमाम बातें जो हैं वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि हम नहीं सुधरेंगे का टैग लगा करके आप मैदान में खड़े हैं। हम चुनाव हार गए, फिर भी हम इस बात को नहीं मानेंगे कि डिवीजिव पॉलिटिक्स को जनता ने नकार दिया है और हम उसी राह पर चलेंगे। तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट है भारतीय जनता पार्टी का, और ये जनता इसको निश्चित रूप से इस मौके को जाने नहीं देगी, और इंडिया गठबंधन उस राह पर आगे बढ़ रहा है। जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप इसको कैसे देखते हैं? और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रेम कुमार जी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हार के और बैसाखियों के सहारे आप सरकार में हैं, लेकिन आप जिस राह पे और जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं उसमें कहीं भी आप ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि, या जतलाने की भी कोशिश नहीं है कि हाँ हम थोड़ा अभी डाउन हुए हैं। और क्या इसका आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ते हुए आप देखते हैं? क्या जनता के ऊपर, वोटर्स के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, या ये कॉन्फिडेंस जतलाना कहीं ना कहीं इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? क्या कुछ दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद भी और घाटा भी, नुकसानदेह भी, कैसे देखा जाए? मुझे लगता है कि अगर हम ये कहेंगे कि मतदाताओं को भ्रमित करने में ये कामयाब होंगे तो ये मतदाताओं की बुद्धि का अपमान होगा। मतदाता जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी देश भर में, और अभी जो व्याख्या की गई महाराष्ट्र के बारे में 100% सहमत है कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश ने साथ दिया है कैसे पार्टी का, जो भरमाने में कामयाब रही। तो ये बहुत ही चकित करने वाली बात है। दूसरी बात है कि जिस तरह प्रतिपक्ष, खास करके कांग्रेस आंदोलन की दौर में चल रही है, मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है। ये बात लोगों को लगने लगी कि सड़कों पर कांग्रेस के आने का मतलब क्या है। एक्स पर प्रधानमंत्री जी के 10 करोड़ फॉलोअर हो गए, लेकिन कोई हवा नहीं। लोगों को पता है कि 10 करोड़ फॉलोअर्स कैसे हुए, ट्विटर कैसे प्रमोट करता है, कैसे पैसे लेके प्रमोट किया जाता है। तो लोगों को भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं। दूसरी बात, लोगों को नतीजे दिख रहे हैं कि जिनको हमने एक बार वोट दिया, दूसरी बार वोट दिया, तीसरी बार वोट दिया, डबल इंजन की सरकार बनाई, वहां क्या हो रहा है। गुजरात के विकास, गुजरात का मॉडल की बात की जाती, गुजरात का मॉडल क्या, गुजरात का मॉडल है जहां मोरबी में पुल गिरता है, 141 लोग मरते हैं, और घड़ी बनाने वाली कंपनी पुल बनाती है, और उस व्यक्ति को जिसने पुल बनाया उस कंपनी को कोई सजा नहीं है। आज ये सूरत शहर के सीबीआई वालों ने खबर दी है कि सूरत जिले के 94 गांवों में नल जल योजना सरकार की तरफ से लागू की गई थी, तो 94 गांवों में उसका 1% काम भी नहीं हुआ, और 1% काम नहीं हुआ यहां तक तो ठीक है। उन गांवों में 90 गांव के लिए 9 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान कर दिया गया। यानी ये विकास मॉडल है क्या? क्या विकास का मॉडल ये है गुजरात मॉडल, जो केवल कागजों पे काम होता है, जो केवल छोटे लोगों को फंसाने का काम होता है? तो लोगों को लगता है कि ये जो मॉडल दिखा रहे हैं, ये जो विज्ञापन का पर्चा है, वो लोगों के सामने है, तो भरोसा लोगों का बीजेपी से उठता जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह प्रतिपक्ष सक्रिय है वो अपने आप में बहुत तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। और ये बात तय मानी कि जिन राज्यों के लोगों ने गलती की, लोगों को लगता है मतदाताओं को कि
हमसे गलती हुई है क्या? हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत नहीं गिरा, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश के कारण ही मोदी जी की इतनी अच्छी स्थिति आई, जहां 29 में से 29 सीटें आई थी। तो लोगों को यह बात अब एहसास होने लगा है, और इसी बात को देखकर धड़कने बीजेपी के तमाम लोगों की बढ़ी हुई है। राजीव जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, और वहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों मिलाकर 40 सीटें हैं। 40 में से मात्र 3 सीट जो छत्तीसगढ़ में, 2 सीट छत्तीसगढ़ में जीतकर, 2 नहीं 1 सीट है, 2 भी कह रहा हूँ मैं, 1 सीट, मात्र 1 सीट। तो 40 सीटों में से 39 सीटें इन दोनों राज्यों से आई हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी 240 तक पहुँचे हैं। अगर ये 39 में से 50% भी सीटें इधर से उधर हो जाती तो आप समझिए क्या स्थिति होती है। और इसलिए ये समझना जरूरी है। प्रशांत जी, क्या गुजरात मॉडल जो 2012, 13, 14, 15 तब तक गुजरात मॉडल का गुणगान यहाँ पर हम लोग सुनते रहे, और उस मॉडल का भी अब कहीं ना कहीं कहें तो वो अब धरातल पे वो आ रहा है। चाहे कई बार हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं, जिसका जिक्र भी कर भी रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी। तो गुजरात मॉडल से लेकर नरेंद्र मोदी की राजनीति, और उस राजनीति में जो तीसरा टर्म है, जहां से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तीसरा टर्म, और इस टर्म में नरेंद्र मोदी 2019 से 14 के बीच में जितना एक्सपोज हुए थे, उससे ज़्यादा पिछले 38-40 दिनों में एक्सपोज हो गए हैं, ये माना जाए? अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुजरात मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं किताब ही पढ़ रहा हूँ गुजरात मॉडल की, क्रिस्टोफर ज़ेफिरलॉट की। और गुजरात मॉडल कुल मिला के देखिए वो हिंसा और नफरत पे आधारित है, वो कंस्ट्रक्टिव मॉडल नहीं है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह का एक बयान चर्चित हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उनकी राजनीति मुसलमानों पे ही टिकी हुई है, और इसी जो जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ रहने देना गलती थी, पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, इस तरीके के बयानों की वजह से ही कहा जाता है कि इनसे संविधान को खतरा है। इस तरीके के जो काम होते हैं कि पुलिस के अफसरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि सब्जी, फल और खाने पीने का सामान बेचने वाले अपना नाम लिखें और अपने धर्म की पहचान बताएं, ये संविधान विरोधी काम है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान का प्रियम्बल इसकी इजाजत नहीं देता। वो बराबरी की बात करता है, समता की बात करता है, न्याय की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। तो ये संविधान को खतरा इन लोगों के क्रियाकलापों से है। उसमें राहुल गांधी कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि वो संविधान की किताब लेकर वो घूम रहे हैं पूरे देश में, और देश की जनता ने भी कोई गलती नहीं की है। उन्होंने पहचाना, देश की जनता ने, कि ये अकेले आएंगे तो संविधान के लिए खतरा बनेंगे। इनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर दाएं बाएं बैठा दो, तब संविधान सुरक्षित रहेगा। तो संविधान इसलिए खतरे में है, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। इस पे राहुल गांधी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। और संविधान की हत्या दिवस, आप कौन, ये हत्या का प्रयास है? मैं हत्या तो नहीं कहूंगा, संविधान की हत्या नहीं होती है। संविधान हत्या दिवस आप मना रहे हैं तो ये हत्या का प्रयास, इस तरीके के बयान है, इस तरीके की कार्रवाई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आप मजबूर करें गरीब, जिसकी लाइवलीहुड है, जिसका जीवन उस पर निर्भर है, जीविका है उसकी, वो फल बेच के पैसे कमाता है, अपना घर चलाता है, उसका फल कौन खरीदेगा? अगर आप उसका नाम लिखा देंगे और फिर ये नफरत के बयान भी जाएंगे कि इनसे फल नहीं खरीदो।
दूसरी बात देखिए, जो मुख्य बात है कि जिस तरीके की सरकार चल रही है मोदी साहब की, वो बजट अभी आने को है, और बजट सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने होगा कि आप देश के सामने मॉडल क्या रखने जा रहे हैं। वो गुजरात मॉडल से नहीं चलेगा। गुजरात मॉडल नफरत का मॉडल है। नरेंद्र मोदी ने उसमें एक और नफरत के, आरएसएस के नफरत के एजेंडा में एक जो ऐड किया है चीज, उन्होंने कॉरपोरेट को साथ में जोड़ा है, एक नफरत भरा मीडिया खड़ा किया है। वो गुजरात में रहते हुए नहीं कर पाए थे, जो अब दिल्ली में आके उन्होंने किया है। तो गुजरात मॉडल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार किया होता तो फिर ये नतीजे हमारे सामने क्यों होते उत्तर प्रदेश से। तो गुजरात मॉडल अब नहीं चलेगा। अब जो मॉडल चलेगा वो चलेगा कि भाई आप नौकरियां दीजिए। ये बुलडोजर, सब सब्जी वाले का, फल वाले का ठेले पे नाम लिखवा कर गिरिराज सिंह इस तरीके का जो बयान दें, उससे नौकरियां नहीं मिलने जा रही हैं। उससे बजट का जो घाटा है 3% जीडीपी का, वो नहीं होने जा रहा है, तो 6% है। उससे पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ने जा रही, उससे स्कूल अस्पताल नहीं खुलेंगे जिसकी आवश्यकता है। ये गुजरात मॉडल है कि देश की आमूल चूल आवश्यकताओं से ध्यान भटका के रखो, नफरत में उलझा के रखो। लेकिन अब मतदाता बहुत एजुकेटेड है, और दोनों जगह हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे 10 विधानसभाओं के जो उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें, और उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में देखेंगे कि क्या देश की जनता गुजरात मॉडल को अब भी स्वीकार कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल 10 राज्यों के 10 विधानसभा या 10 उपचुनाव जो होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो उपचुनाव हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन चुनावों को, खासकर उपचुनाव को साथ साथ लड़ेगी। और आगे भी एक बहुत ही मजबूत गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच आगे जैसे जैसे ये साल बढ़ेगा, आप साल के अंत तक देखेंगे 4 राज्यों के चुनाव। चौथा राज्य जम्मू कश्मीर अगर हो जाए, करवा दें, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक वहां पर चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखते हैं कि उस आदेश का पालन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कब तक और कैसे करता है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और सितंबर के बाद फिर बहुत अलग अलग पहाड़ों पे बर्फबारी होने लगती है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए भी सितंबर तक हो जाना चाहिए। चलिए वो सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन आज जो कुछ देख रहे हैं उसमें मोहन भागवत का बयान है। और मोहन भागवत ने सीधा अघोषित तौर पे ही सही, इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी पे वार किया था। नरेंद्र मोदी पर मोहन भागवत को वार करने की, हमला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या नरेंद्र मोदी अब हाथ से निकल चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति जो है वो जनता भी समझ चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति जहां वो हारते हैं, जो अभी तक होता रहा, जहां हारते हैं वो लोकल नेताओं पे या जेपी नड्डा जो उनके अध्यक्ष हैं उन पे ये ठीकरा फोड़ा जाता है, या नरेंद्र मोदी कहीं भी जीत जाए, अगर म्युनिसिपल चुनाव भी जीत जाए उनकी पार्टी, तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होते हैं? तो ये सब कुछ है, लेकिन साथ साथ आरएसएस और बीजेपी में अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या गड़बड़ है या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये बड़गलाने की कोशिश हो रही है। अगर इन सबको भी किनारे रखें तो सबसे बड़ी चीज़ कि चुनाव में होने क्या जा रहा है। क्या चुनाव में जो होने जा रहा है उससे डर लग रहा है आरएसएस को भी, बीजेपी को भी, जिस बारे में अभी धनंजय जी कह रहे थे?
धनंजय जी, उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इस कार्यक्रम को आप समाप्त करेंगे कि क्या आप जैसे कह रहे थे, यह सकाल का जो महाराष्ट्र में जो उनका सर्वे है, और ऐसे बहुत लोग पहले से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जीतना बीजेपी के लिए और महायुति जो उनका गठबंधन है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और वैसे ही हरियाणा जीतना भी बहुत मुश्किल है, और जीतना मुश्किल उनके लिए उधर झारखंड भी अब हो चुका है, खासकर हेमंत सोरेन के 5 महीने जेल में रहने के बाद से। जेल में आने के बाद की बात तो दूसरी हो गई, लेकिन 5 महीने जब जेल में थे उस समय से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्या ये कारण सबसे बड़ा कारण है, इसलिए यहां पर अंदर खाने दिखाने वाली बातें कुछ और हो रही हैं? कैसे देखा जाए? उनकी चिंता ये है कि जी आ रही नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में आए थे वो हिंदुत्व के नाम पे नहीं आए थे, विकास के नाम पर आए थे, महंगाई कम करने के नाम पर आए थे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के नाम पर आए थे, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पे आए थे, ढेर सारी चीजें। हिंदुत्व के नाम पे तो अडवाणी भी लड़ रहे थे, क्या हुआ? और आरएसएस तो पिछले 99 साल हो गया, इस साल 99 साल से लड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है हिंदुस्तान को, और हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते पता नहीं क्या बना दिया कि आप देखिए सड़क पे कहीं भी मारपीट हो रही है, हत्या कर दी जा रही है, लोग खड़े हैं सड़क पर, गाड़ी बगल से जा रही है और एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, डंडे से मारते मार देता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जो वहां के पुलिस है, वहां की जनता है, वो तमाशबीन है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आरएसएस को इन चीजों से लेना देना नहीं है। जो सत्ता का जिनको सत्ता का की आदत लग जाती है, जो महत्वाकांक्षा की जो बात कर रहे थे कि और जब आए संतोष धन समान तो खत्म हो जाता। आपकी आवाज अचानक वो हो गई, गायब हो गई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी अब आ रही प्लीज जी। तो मैं कह रहा था कि जो हमको पढ़ाया गया है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, हिंदुत्व में बताया गया है कि आप सीमा में रहिए, दूसरे का हिस्सा मत खाइए, दूसरे का परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या आरएसएस परहित सरिस धर्म नहीं भाई मानता है? तो अभी जो नरेंद्र मोदी जिस भेष धर के आए थे कि हम देश का विकास कर देंगे, देश को कहां पहुंचा देंगे, वो सारा भांडा फूट चुका है और देश ने देख लिया। फिर एक नैरेटिव गढ़ाया, मीडिया के द्वारा गढ़ा, मोदी नहीं तो कौन, विपक्ष का नेता तो पप्पू है। लेकिन अब देखिए देश के नागरिक समझ गए कि पप्पू कौन है और पप्पा कौन है। आप ये गौर कीजिए कि जो उन्होंने कहा बालक बुद्धि, उस पर क्या हुआ, उनकी ही आलोचना हुई। अभी जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी आलोचना क्यों हो रही है? संघ के प्रमुख को आलोचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो हुआ उसमें संघ को दिख रहा है कि कहीं मेरा भी भांडा फूट न जाए। तो अभी तो 98 साल, अभी तो जो है 97 साल या 70 साल, कितना बोलिएगा, 25 100 होने को है, मतलब 87 साल के बाद जो है सत्ता पे आ गए अपने दम पर, कहिए अगर उस तरह से लीजिए तो। आगे कितने साल लगेंगे ये पता नहीं चल रहा उनको, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो चलने वाला नहीं है। आम आदमी को अब भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पाखंड के नाम पर, किस्मत के नाम पर बरगलाने वाले आप हैं नहीं बरगलाया जा सकता है। और संविधान की जिस तरह से चर्चा हुई है इस बार लोकसभा चुनाव में, पहली बार ऐसी चर्चा हुई संविधान को लेकर के। और जब संविधान की चर्चा होगी आरएसएस को बैक फुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हाशिए पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब संविधान की बात होती है तो आरएसएस का पुराना इतिहास खुल करके आ जाता है। जब वो कहते थे कि मनुस्मृति हमारे पास है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, जब वो तिरंगा नहीं लहराते थे, जब वो गांधी को राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं थे। अभी तो कहीं जाके बोल भी देते हैं कि राष्ट्रपिता है गांधी। राष्ट्रपति को लेकर के क्या क्या नहीं कहा कि राष्ट्रपति कैसे कोई हो सकता है। तो इस तरह की जो व्याख्याएं करते रहे, अब उनको पता चल गया है कि आम जनमानस में भी शिक्षा का विकास हुआ है। 75 साल में देश जो है खाली कहां से खाएं इसकी चिंता नहीं कर रहा था, ये भी चिंता कर रहा था देश कि विचार हमें कहां ले जाएगा। और विचार जो ले जाएगा तो एक था पड़ा हुआ कि भाई एक आदमी इतने साल से कह रहा है, इसको भी लाके बिठा दो, देखो शायद कुछ कर दे। तो कर दिया ये कि जो है फिर से 1947 से ऊपर आगे लेकर के चले गए। तो देश जो है अब पीछे जाने को तैयार नहीं है। एक बार देख लिया इनके साथ कि चलो देख लेते हैं पीछे क्या क्या हुआ,
शायद कुछ बढ़िया कर दे। लेकिन ये समझ में आया कि इनका जो एजेंडा है, इनके झोले में जो रखा हुआ सामान है वो हमको खत्म करता है, हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो नफरत सिखाएगा। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र हो या देश हो, हर जगह इनका पतन है और बड़ी मुश्किल होने वाली है इनके लिए। अभी वो इतना आसान नहीं है। पिछले जो जीवन रहा, जिस तरह से भारत चला, आगे भारत उस तरह से नहीं चलेगा और भारत में संविधान सबसे महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। इस्लाम के नाम पर भी जो कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी के नाम पे कर रहे हैं या किसी भी धर्म के नाम पर जो बंदरबांट कर रहे हैं लोग, धर्माचार्य हैं और फलाना है और धर्म की राजनीति है, मुझे लगता है किनारे हो जाएगी। और राहुल गांधी उसके अग्रणी है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो एजेंडा लिया है संविधान को हाथ में लेकर के चलने का, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये पहुंचा दे अपनी बात, प्रियम्बल वाली बात कि संविधान बेसिकली क्यों जरूरी है, तो मुझे लगता है बड़ा काम हो जाएगा। और गांधी जिस तरह का देश चाहते थे, नेहरू जिस तरह का देश चाहते थे, वापस देश उस पटरी पे लौट आएगा। जी बिल्कुल। कुछ जोड़ना चाहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जैसे गुजरात मॉडल की बात की है, तो गुजरात मॉडल देखिए दो तरीके से सामने आ गया। उसका उदाहरण ही दे रहा हूं, वैसे तो कई तरीके से पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या था। संभल में एक शरीफपुर में एक स्कूल है, वहां की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया है कि कल से या परसों से जब भी है, स्कूल के बच्चे जब कक्षा में जाएंगे तो जूते चप्पल बाहर निकाल के आएंगे और अपने गुरुजी और बहन जी के नाम से संबोधित करेंगे। ये सरकारी स्कूल है जी। इसका हम आर्थिक मॉडल की जो पराकाष्ठा जो है, मैं केवल छोटा सा उदाहरण दिया हूं, ये उसी के तारतम्य में है कि जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो वहां पे तमाम ठेले वाले और दुकान वालों को बताना होगा कि उनका नाम लिख के रखना होगा, ताकि कांवड़ वालों को वहां से खरीदना है या नहीं खरीदना है, या अगर तोड़फोड़ करनी है तो कौन से ठेलों को करनी है, वो भी बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। गुजरात मॉडल का जो आर्थिक पहलू है, उसका क्लाइमेक्स जो है वो है भारत के सबसे बड़े कारोबारी के पुत्र की शादी। विदेशों में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि दुनिया में ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली शादी है। और दूसरा ये बताया है विदेश में कि इससे भारत में जो आर्थिक असमानता है उसको पूरा का पूरा उजागर कर दिया कि 80-85 करोड़ लोग केवल 5 किलो राशन पर जी रहे हैं और वही 5,000 करोड़ रुपए केवल एक परिवार जो है वो अपने घर की शादी में लगा देता है। तो गुजरात मॉडल की पराकाष्ठा जो है, उसका चरमोत्कर्ष जो अगर कोई है तो हम इस शादी का उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि एक व्यक्तिगत मामला है, वो पैसे वाले हैं, लोग उनका बचाव भी कर रहे हैं कि भाई उनके पास पैसा है, वो चाहे जितना खर्च करें, लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं उसकी कुछ चीजों को आपको ध्यान में रख के ही अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जो भी आपके अनुष्ठान है, आपके जो रीति रिवाज है, उसका भी पालन करना पड़ता है। जैसे हम किसी गरीब बस्ती में जाएं तो ये नहीं है कि हम बहुत लगदक होके जाए, क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा कि हम उन्हें आहत कर रहे हैं बहुत खर्च से। तो ये जो है, ये गुजरात का मॉडल है जो अब लोगों के सामने भी आ रहा है। ठीक है, वो मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, वहां पे हर तरह के लोग पहुंचे हैं, वहां पर फिल्म जगत के सारे सितारे इकट्ठे थे, क्रिकेटर्स वहां पर थे, तमाम तरह के लोग थे, यहाँ तक कि वो राजनीति के भी थे जो उनकी पॉलिसी को बाहर जो है वो एक प्रकार से आलोचना करते थे इस आर्थिक उनके साम्राज्य की, लेकिन वो भी वहां पर थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी विमर्श के स्तर पर भी कमजोर हो रही है। मोदी अपने आप में तो कमजोर हो ही रहे हैं, उसके बाद ये जो संघर्ष चल रहा है, अंदरूनी संघर्ष योगी को लेके बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी, अंदरूनी संघर्ष योगी को लेकर बढ़ेगा और वैसे ही बहुत हैं जिनको लेके बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि नरेंद्र मोदी को लेके बढ़ेगा, और ये आने वाले समय में हम देखेंगे। तो इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, धनंजय जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। भाजपा के लिए नई मुसीबत हम लिख रहे थे, और नई मुसीबत के साथ साथ जो